आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन पास कर दिया है, जो गाजा स्ट्रिप में युद्ध को तत्काल रोकने का आदेश देता है। लेकिन क्या इस रेजोल्यूशन से ग्राउंड पर कुछ बदलेगा? ऐसा लगता तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये उन राजनीतिक बयानों जैसा है जो किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई करने में विफल रहते हैं। यदि इजराइल इस प्रस्ताव का उल्लंघन करता है तो यूनाइटेड नेशंस इसके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा पाएगा, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इजराइल इस रेजोल्यूशन का पालन नहीं करेगा और इसे इग्नोर कर देगा। नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट में इस प्रस्ताव के पालन को लेकर कोई सहमति नहीं है। इजराइल हमास को जड़ से खत्म करने के अपने कमिटमेंट पर कायम है। तो कटु सत्य ये है कि गाजा में शांति स्थापित होना, बिना शर्त के हॉस्टेजेस की रिहाई और अनरिस्ट्रिक्टेड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस जैसी चीजों के जल्द से जल्द होने के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का पैरालाइज होना कोई नई बात नहीं है। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि ये संगठन युद्ध को रोकने और वैश्विक शांति बनाए रखने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण आ चुके हैं जहां लोग मारे गए या डिस्प्लेस हुए और यूनाइटेड नेशंस केवल दर्शक बनकर खड़ा रहा। इसी वजह से यूनाइटेड नेशंस को अक्सर कागजी शेर कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा वो स्थितियों का वर्णन कर सकता है और शांति की अपील कर सकता है, लेकिन ऑन ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट्स को वास्तव में रोकने में यूएन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा है। गाजा कॉन्फ्लिक्ट यूएन का लेटेस्ट फेलियर है और यूएन के करंट स्ट्रक्चर को देखते हुए निश्चित रूप से ये आखिरी नहीं होगा। 3 दशकों से यूनाइटेड नेशंस अपनी सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करने में विफल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन की स्थापना करने वाले शक्तिशाली देशों ने अपने लिए परमानेंट सीट्स सुरक्षित कर ली थी, जिससे इन्हें इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर वीटो पावर मिल गई थी। ये व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि ये ज्यादातर देशों की आवाज को दबा देती है। इससे देशों का एक चुनिंदा समूह अपने डिसीजंस को विश्व पर थोपता है और अपने स्वयं के रणनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अपनी वीटो पावर का दुरुपयोग करता है। यूएन प्रेजेंट डे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज से कोसों दूर है, जिसकी वजह से वो तेजी से अप्रासंगिक होता जा रहा है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इसका बहुत ज्यादा फोकस रहता है, जबकि एशिया अंडर रिप्रेजेंटेड है और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका अनरिप्रेजेंटेड हैं। लगभग 18% ग्लोबल पॉपुलेशन होने के साथ साथ वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद भी भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सीट से बाहर रखना बेतुका है। ऐसे ही अफ्रीकी देशों के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट के लिए अफ्रीकन यूनियन की मांग अनसुनी कर दी जाती है, बावजूद इसके कि अफ्रीका की पॉपुलेशन ग्लोबल पॉपुलेशन के 18% से ज्यादा है और इस कॉन्टिनेंट में यूएन के 25% से अधिक मेंबर्स हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में वैश्विक आबादी के 8% से ज्यादा लोगों के रहने के बाद भी इसे यूएन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन हर कोई जानता है कि नॉर्थ कोरिया ना तो डेमोक्रेटिक है, ना ही यहाँ लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, और ना ही ये रियल सेंस में रिपब्लिक है। ठीक इसी प्रकार यूनाइटेड नेशंस टाइटल काफी आयरॉनिक लगता है, क्योंकि संगठन के अंदर विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रों के बीच यूनिटी तो अक्सर देखने को मिलती नहीं है। इसे डिवाइडिंग नेशंस कहना ज्यादा सटीक होगा। एक प्रकार से यूएन जियोपॉलिटिकल कंपटीशन के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जहां पावरफुल देश दुनिया को इन्फ्लुएंस करने और विश्व पर अपने निर्णय थोपने की कोशिश करते हैं। ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो रही हैं। यूएन जैसे अनडेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस को अब नजरअंदाज किया जा रहा है और G20 जैसी अधिक डेमोक्रेटिक संस्थाएं और क्वाड जैसे मिनीलैटरल्स अब ग्लोबल अफेयर्स में ज्यादा प्रोमिनेंट रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यूएन के जनरल ऑपरेटिंग बजट और उसके पीस कीपिंग मिशंस में अमेरिका लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अपने सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के कारण अमेरिका यूएन में काफी प्रभाव रखता है। अमेरिका दुनिया भर में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के बारे में गहराई से चिंता करता रहता है, तो इसे अपने ही न्यूयॉर्क शहर में हेडक्वार्टर्ड अल्ट्रा अनडेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत करनी चाहिए।